हम दो चीज़ों पर बातें करेंगे। एक हमारी पियर और दूसरा हमारा एप्पल। एक छोटा सा इंसेक्ट रात के वक्त आता है और उस पियर को पीछे से खुरच लेता है। एक दो जगह से जैसे ही खुरचेगा आपकी पियर लगभग ऐसे ऐसे आकार की, धनुष आकार की बन जाएगी। तो इसका मतलब आपका फ्रूट डैमेज हो चुका है और वो रस्टिंग आ चुकी है उसमें, और वो खराब हो चुका है और वो बी ग्रेड बन चुका है। नमस्कार बागवान साथियों, हमारे चैनल बागवानी की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पियर में आने वाली रस्टिंग की और कुछ अन्य बीमारियों की, साथ ही एप्पल्स की भी बात होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पियर में रस्टिंग क्यों आती है। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमें युवाओं के चहेते प्रगतिशील बागवान श्रीमान डिम्पल पांचटा जी। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। बागवान भाइयों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है इस वक्त पेटल फॉल का। आज हम दो चीज़ों पर बातें करेंगे। एक हमारी पियर और दूसरा हमारा एप्पल। तो सबसे पहले मैं पियर के विषय में बात करना चाहूँगा आप सभी लोगों से। बहुत सारे फ़ोन कॉल मैसेजेस इसी के रिगार्डिंग ज़्यादा आ रहे थे। पियर में आपकी रस्टिंग आती है, किन किन कारणों से आती है, या एप्पल में आपकी रस्टिंग आती है, किन कारणों से आती है। तो बागवान भाइयों, आज हम नाशपाती से शुरू करेंगे। तो जो नाशपाती है, इसमें पेटाफॉल ऑलमोस्ट हो चुका है सभी लोगों के। अगर आप देखेंगे आपके ऑर्चर्ड में जो पियर्स है उसको आप ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है जब आपको अपने ऑर्चर्ड की मॉनिटरिंग करनी है। बागवानी ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि आप अपने ऑर्चर्ड से दूर रहे और बगीचों की ऑब्जर्वेशन करें। आजकल ऑब्जर्वेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ऑर्चर्ड में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, कोई इंसेक्ट है या कोई अदर चीज़ें हैं। तो जो पियर का विषय है, अगर आप देखेंगे आजकल पेटल फॉल के बाद आपकी नाशपाती थोड़ी ऊपर से घूम गई होगी, तिरछी हो गई होगी। तो तिरछी होने का मतलब क्या है? तिरछी होने का मतलब है जो दो बड़े रीज़न है रस्टिंग के पियर में। एक रीज़न आपके ऑर्चर्ड में आ चुका है ऑलरेडी। एक छोटा सा इंसेक्ट रात के वक्त आता है और उस पियर को पीछे से खुरच लेता है। एक दो जगह से जैसे ही खुरचेगा आपकी पियर लगभग ऐसे ऐसे आकार की, धनुष आकार की बन जाएगी। तो इसका मतलब आपका फ्रूट डैमेज हो चुका है और वो रस्टिंग आ चुकी है उसमें, और वो ख़राब हो चुका है और वो बी ग्रेड बन चुका है। जिन बागवान भाइयों के ये प्रॉब्लम नहीं है या जिनकी आ चुकी है, उनके लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। आज इस साल पियर की क्रॉप बहुत ही अच्छी है। तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी प्लकिंग कर सकते हैं। जो आपके नाशपाती में तिरछी हो चुकी है पियर, उसको कट डाउन कीजिए, काट के नीचे फेंक दीजिए, क्योंकि वो बाद में होना भी बी ग्रेड है। इस साल पियर बहुत अच्छी रिपोर्टें आ रही है, तो इस साल क्वालिटी बिकेगी। इस साल हो सकता है नाशपाती के रेट बहुत डाउन रहे, मगर जिसके पास क्वालिटी होगी वो हमेशा बिकेगी। लास्ट ईयर भी आपको याद होगा, बिल्कुल डाउन मार्केट में मेरी अपनी पियर गई थी, जो 1000-1100 की मार्केट थी। जब आपके पास पियर सुंदर है तो वो किसी भी मार्केट में एक अच्छे दाम ले लेती है। तो मैंने दिल्ली भेजी थी और वो लगभग 23 या 2400 के आसपास बिकी थी। तो अगर आपके पास पियर में फ्रूट क्वालिटी है तो आप किसी भी वक्त, क्वालिटी के लिए कभी भी डाउन मार्केट नहीं होती, एक अच्छी मार्केट आप ले सकते हैं। तो पियर के लिए आप क्या करेंगे, तो जो अभी आप इमीडिएट उसमें कौन सी स्प्रे करें अब इंसेक्ट के लिए। तो जो इंसेक्ट, जो पियर में इंसेक्ट है जो उसको डैमेज करता है, उसके लिए जो बहुत ही एक बढ़िया इंसेक्टिसाइड है, फ्लूबेंडामाइड। 20% WG फॉर्म आती है इसकी, फ्लूबेंडामाइड। एक्चुअल में जो ये फ्लूबेंडामाइड है, इसको आप दो कंपनी के मैं आपको ब्रांड नेम से बताऊंगा, क्योंकि लोगों के अंदर बहुत ही कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई कौन से इंसेक्टिसाइड करें हम। कई लोग क्लोरोफोरिफॉस भी डालते हैं, थायोमेथोक्सोम भी डालते हैं। तो थायोमेथोक्सोम भी एक अच्छा सॉल्ट है, मगर एक प्रॉब्लम उसके साथ थोड़ी सी है कि अगर आप नेक्स्ट स्प्रे जल्दी नहीं करेंगे तो रस्ट माइट थोड़ी जल्दी आ जाएगी और माइट की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो ये फ्लूबेंडामाइड 20% WG फॉर्म है, इसको आप एक टाटा कंपनी का भी आता है ये प्रोडक्ट, और एक इफ़को का आता है
टकी भी। तो इसको आप 50 ग्राम 200 लीटर पानी के डोज से आप इसकी स्प्रे पियर में कर सकते हैं, जिससे आपका इंसेक्ट का डैमेज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद जो पियर की मैं अगर बात करूं, पियर में जो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ रही है काफ़ी सालों से, आ तो बहुत पहले से रही थी, अब कुछ ज़्यादा ही खतरनाक आ चुकी है, वो है रसेट माइट। रसेट माइट के लिए आप लोगों को क्या करना है, ऑलमोस्ट जब पीनट पियर का क्रॉस कर चुका होगा तो आपको लेंस लेना होगा। बागवान भाइयों, सबसे ज़रूरी है कि आपके पास अपने औजार पूरे हो, छोटे छोटे टूल्स हो, आपके पास एक टूल बैग हो जिसमें आपके सारे ज़रूरी चीज़ें रखी हो। आप ऑर्चर्ड की मॉनिटरिंग करते रहिए। जो आपके गोल्डन में रस्टिंग आती है, गोल्डन जिनके वो भी रसेट माइट की वजह से आते हैं। तो जो रसेट माइट है वो बहुत ही डेंजरस है, पियर को तो ऑलमोस्ट ख़त्म कर देती है। आप देखें कि ब्राउनिश कलर की हो जाती है पियर। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले आपको इंसेक्टिसाइड की एक स्प्रे करनी है अगर वो आपके कीड़ा आया है या उसको आप डैमेज होने से बचाना चाहते हैं। सेकेंडरी आएगी आपकी माइटीसाइड। अब एक क्वेश्चन आता है कि माइटीसाइड में कौन सी डालें। बाज़ार में बहुत सारे तरह के सॉल्ट अवेलेबल है। तो जो अभी है पेटल फॉल के बाद जब आप इंसेक्टिसाइड इमीडिएट डालते, बहुत जल्द डालना चाहिए, उसके लगभग हफ्ते के बाद आप एक माइटीसाइड की स्प्रे करेंगे प्रोपेरीगेट। एक प्रोपेरीगेट करके आती है 27%, इसी फॉर्मेशन में है ये एक्रीसाइड है। एक ऐसी माइटीसाइड जिसमें आप देखेंगे कि माइटीसाइड का सॉल्ट लिखा है और उसके नीचे एक्रीसाइड लिखा है। एक्रीसाइड बहुत ही अच्छा एक चीज़ होती है, जिसमें लिखा होगा वो हर तरह की चीज़ों को कंट्रोल कर लेती है। तो आपको एक इमीडिएट एक माइटीसाइड डालनी है। उसके बाद आप जो पियर में नेक्स्ट स्प्रे करेंगे लगभग 10 दिन के बाद। हफ्ते की एक डोज है, हफ्ते और 10 दिन के बाद एक स्प्रे और करेंगे आप। उसमें आप समर ऑयल 2 लीटर डाल सकते हैं। समर ऑयल के साथ एक आप माइटीसाइड डाल सकते हैं। आप मार्केट में जो अवेलेबल होगा आपके पास माइटीसाइड, 2-3 नाम से मैं बताऊंगा। एक मिटिगेट करके आता है, एक सेडना करके आता है, एक विल्थरिन करके आता है। ये जो चीज़ें हैं इसको आप समर ऑयल के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं पियर में रस्ट माइट कंट्रोलिंग के लिए। उसके बाद कुछ लोग ऑर्गेनिक बेस पे कोई केमिकल नहीं डालना चाहता, तो आप समर ऑयल के साथ नीम ऑयल डाल सकते हैं, जिससे आपकी रस्टिंग की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। आप पूरी मॉनिटरिंग करते रहिए अपने नाशपाती के पत्तों की लेंस के साथ। आजकल बहुत अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन भी मैक्सिमम लोगों के पास है, उसमें जूमिंग फैसिलिटी है। आप पत्ते को नीचे स्टेबल रखिए और ऊपर से जूम करके अपने मोबाइल के कैमरे से भी आप अपने कैमरे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको लेंस की भी इतनी ज़रूरत नहीं है। सबके हाथ में एंड्रॉयड है, जो इस वक्त देख रहे हैं लोग मेरी लाइव, सबके पास हाथ में फ़ोन है। तो आप कैमरा ऑन कीजिए, सेब के पत्ते, पियर के पत्ते, हमेशा उसकी मॉनिटरिंग कीजिए। तो जब आप जूम करके देखेंगे या ऐसे भी देखेंगे तो आपको जो छोटे छोटे कीड़े हैं वो ऐसे ही दिख जाएंगे। तो ये मॉनिटरिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इस वक्त एक क्वेश्चन और आता है लोगों बागवानों के जहन में कि नाशपाती में बहुत सारे लोग यूरिया की स्प्रे करते हैं। बागवान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है। अगर आप फॉलियर स्प्रे में यूरिया डालते हैं, आप देखिए कि पत्ते ब्लैक हो जाते हैं और उससे छोटे से पियर के स्किन नाजुक होते हैं, उसमें डैमेज हो जाता है, ब्लैक से स्पॉट पड़ जाए और वो एक तरह के डैमेज हो जाता है। अगर आप कभी भी यूरिया फॉर्म को स्प्रे पियर में डालना चाहते हैं तो स्प्रे के बजाय आप नीचे सॉइल के माध्यम से नाइट्रोजन को दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन वुड भी बनाता है, सेल डिवीज़न भी करता है और एक तरह से आपके पियर को ग्रीन रखने में, क्योंकि पियर ग्रीन ही बिकती है, तो एक अच्छी चीज़ हो सकती है यूरिया फॉर्म पियर में। इसको आप तोड़ के 2 या 3 बार भी डाल सकते हैं यूरिया को सॉइल ग्रेड के माध्यम से पियर के लिए। तो जो इसके बाद का जो शेड्यूल रहेगा पियर में, आप कैल्शियम की
और बोरॉन की स्प्रे रेगुलर इंटरवल पर करते रहे। जो आप और इसके बाद जो मैनेजमेंट आप बगीचे की करेंगे, कई लोग समर ऑयल की स्प्रे सेब में भी करते हैं, तो सेब के साथ साथ वो पियर में भी हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो उसके बाद आप फंगेसाइड्स करते हैं वो आप पियर में भी कर सकते हैं और सेब में भी, या किसी तरह का आप टॉनिक डालते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट सब सेब में डालते हैं, तो आपके साथ साथ पियर में। इसके बाद पियर में आपको जब वॉलनट के क्रॉस कर देगा, उसके बाद भी एक मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है बागवान भाइयों। एक प्रकार का कीड़ा फिर आता है जो बी ग्रेड करता है, तो वो आप ऐसे ना करें स्प्रे, पहले मॉनिटरिंग करें कि कितने % कोई इंसेक्ट आया है, उसके बाद ही आप फॉलियर स्प्रे पे जाए। उसके बाद पियर को जब आप प्लग करेंगे, उससे पहले जब प्री मानसून आता है, एक सुंडी आती है वहाँ पे, आप देखेंगे पत्ते जब चिपक जाते हैं बारिश के बाद पियर में, तो अंदर से ऐसे टनल जैसी बनाई होती है, वो बहुत सारा डैमेज करती है, वो सुंडियाँ होती है। उसके लिए आप सेम टेक्निक डाल सकते हैं। मार्केट में एलिका टाइप में भी आता है, थायोमेथोक्सोम भी आप उस वक्त स्प्रे कर सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा पियर के लिए, इंसेक्ट से बचाने के लिए। तो जो ये शेड्यूल है आप इसको प्रॉपर फॉलो करिए। कैल्शियम की स्प्रे जितना ज़्यादा आप पियर में करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि वो स्किन को मजबूत बनाएगी, शाइनिंग लाएगी। और कैल्शियम हमेशा विथ मैग्नीशियम और बोरॉन डाले, साथ मैग्नीशियम आपके क्लोरोफिल भी बनाएगा पियर में, और आपके सेल डिवीजन में भी मदद करेगा। इसके बाद जो बात आती है वो आती है हमारे, इससे पहले मैं एक बार पियर में और जाना चाहूँगा। हमारे मैक्सिमम बागवान पियर की मेहनत नहीं करते, बाद में परेशान हो जाते कि पियर ख़राब होगी, हमारी गंदी होती है। ये गंदी नहीं होती है, अगर आप इसको अच्छे वे में अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पियर के बराबर पैसा कभी सेब दे पाएगा, क्योंकि सेब हमेशा रंग के आधार पे बिकता है और पियर हमेशा ग्रीन ही बिकती है, और लगभग अच्छे दाम लेती है अगर आपके पास एक अच्छी पियर है। इसके साथ साथ कई लोग पीजीआर भी अप्लाई करते हैं पियर में, तो पीजीआर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है पियर के लिए। जो हमारे मैक्सिमम जो बरगामट टाइप में पियर है, जिसको बरगामट बोलते हैं सब लोग, वैसे वो ग्रीन बार्टलेट है, रेड बार्टलेट, ग्रीन बार्टलेट। तो ये ग्रीन बार्टलेट है, तो उसमें एक लॉन्गेशन आती है। आपने पिछली वीडियोस में भी मेरा देखा होगा कि बरगामट लंबी है, तो उसका मतलब क्या हुआ, कई जगह उसको बाबू गोशा भी बोला जाए। तो उसका लॉन्गेशन का मतलब होता है कि आप एक अगर पीजीआर इस्तेमाल करते हैं तो एक अच्छी क्वालिटी आती है पियर में। इसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे सेब की। पेटल फॉल हो चुका है बागवान भाइयों, इस साल लगभग रिपोर्ट्स कुछ जगह से अच्छी आ रही है, कुछ जगह से बढ़िया आ रही है, मगर मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हम सब के लोगों के अच्छे फसल हो इस साल, अच्छी हमें मार्केट मिले, और सरकार को भी और विभाग को भी, यूनिवर्सिटी को भी अपनी तैयारियाँ करनी होगी आगामी सीज़न के लिए, क्योंकि बीमारियाँ आएगी, सेब अच्छे हो गए, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आएगी, लेबर की प्रॉब्लम आएगी, मार्केटिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो जो ये सेटअप है, तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि इस साल की मैनेजमेंट वो बेहतर रखेगी, और अच्छी क्रॉप होने का अंदेशा इस साल व्यक्त किया जा रहा है। बहुत सारी जगह जहां लास्ट ईयर हैवी क्रॉप थी वहां फ्लावर कम आया है, मगर फ्लावर कम होने के बावजूद भी सेटिंग अच्छी आई है और साइज़ अच्छा बनेगा। और इस साल जहां हैवी क्रॉप लगी है वहां बागवान भाइयों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आप लालच बिल्कुल ना करें हैवी क्रॉप का। प्लकिंग शुरू करें, दानों को काटना शुरू करें। बहुत छोटा और कम गुणवत्ता वाला सेब उगाने से अच्छा है एक आप अच्छा गुणवत्ता वाला सेब पैदा करें अपने ऑर्चर्ड में। तो इसके लिए आपको जिन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, वो एक तो रखना है आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट सॉइल के माध्यम से। अगर आपकी क्रॉप अच्छी लगी है तो पेटल फॉल के बाद आप एक बैलेंस न्यूट्रिशन वाली कोई खाद डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप में, जिसमें NPK के साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हो। या कई लोग अगर अफोर्ड नहीं कर पाते या उनको कम रहता तो नाइट्रोजन बेस्ड भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो असली विषय आता है फॉलियर का, तो जो फॉलियर का विषय है ये बहुत ही अति आवश्यक विषय है। जिस दिन बगीचे में पेटल फॉल होता है, पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक, जब अखरोट के दाने तक का जो सेब होता है,
वहाँ आपको बहुत ही मॉनिटरिंग करनी है अपने ऑर्चर्ड की। जो सेल डिवीज़न होता है वो इसी वक्त होता है। पेटल फॉल से लेकर वॉलनट स्टेज तक सेल का डिवीज़न होगा और वॉलनट स्टेज के बाद सेब तोड़ने तक सेल्स की डेवलपमेंट होगी। आपकी गुणवत्ता, आपका साइज, आपका कलर इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि आपका कितनी अच्छे तरीके से सेल का डिवीज़न हुआ है। तो सेल डिवीज़न के लिए जो भी आप न्यूट्रिशन डालते हैं वो सेल डिवीज़न के लिए डालते हैं। चाहे आप 6BA के रूप में डालते हैं, कई लोग PGR डालते हैं, तो वो एक सेल डिवीज़नर है बहुत अच्छा। नाइट्रोजन आपका सेल डिवीज़न करता है, कैल्शियम आपका सेल डिवीज़न के साथ साथ सेल बॉन्डिंग का भी काम करता है। तो हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा चिंता करने का विषय रहेगा वो रहेगा हमारा स्कैब। आप देख पाएंगे 2-4 दिन पहले बहुत अच्छी बारिश हुई, बहुत सूखा पड़ गया था, तो जिससे बागवानों के चेहरों पर लाल खुशी दिख रही थी। मगर ये बहुत अच्छी बारिश हुई है, मगर इसके साथ साथ आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा। जब नीचे मॉइस्चर होगा, ऊपर से धूप पड़ेगी और ह्यूमिडिटी बनेगी, तो फंगस का फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहेगा। इस साल जो फंगस सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा रहेगा वो रहेगा हमारा स्कैब का। आप कभी भी नॉनी यूनिवर्सिटी का जो प्रमाणित स्प्रे शेड्यूल है उसको आप कभी चेक कीजिएगा। यहाँ दवाई लिखी होगी और लास्ट में आपने देखा होगा पाउडर मिल्ड्यू या स्कैब। मैक्सिमम जो स्प्रे शेड्यूल बनाए जाते हैं वो स्कैब के लिए बनाए जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना होगा कि स्कैब के जो स्पोर्स है वो कब आते हैं। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको एक अच्छी फंगेसाइड डालनी है। फंगेसाइड में आज मैं अपने ऑर्चर्ड में स्प्रे कर रहा हूँ। तो जो मैं आज स्प्रे कर रहा हूँ उसका जो कॉम्बिनेशन है क्रिसोजाम मिथाइल। ये लगभग जो ये टाटा कंपनी का एरोगॉन आता है, इसको मैं आज SC फॉर्मेशन में है ये। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टेमिक फंगेसाइड है। याद रखना, अभी जितनी भी ज़्यादा आप सिस्टेमिक स्प्रेज करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी, क्योंकि वो सिस्टम में जाके फंगस को किल करेगी। जो स्पोर्स उड़ चुके हैं या पत्तों के ऊपर बैठ चुके हैं उसके सिस्टम में जाके उसको ये किल करेगी। आज मैं इसकी स्प्रे कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं जो एक चीज़ डाल रहा हूँ, आजकल आप जब शाम को अपने ऑर्चर्ड में जाएंगे, आज जिनके फ्लावरिंग चली है, संध्या के टाइम आपने जो है मॉथ, एक छोटी सी तितली वाइट कलर की, अगर आप उसके छुएंगे तो वाइट सा आपके हाथ में भी टच होगा। तो हेलिकॉर्म अल्मजीरा इसका शायद बॉटनिकल नेम है, कुछ ऐसा है इसका नाम। तो जो मॉथ होती है वो क्या होती है, जो फ्रूट बोरर आप देखेंगे जब दाना लगभग पीनट साइज के आसपास आएगा, एक लगभग ऐसे जिसको हम नापने वाला जैसा कीड़ा बोलते हैं, वो फ्रूट को डैमेज करता है और वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। तो उसकी रोकथाम के लिए आपको, अगर आप ऑर्गेनिक बेस्ड पे करते हैं, कुछ लोग गौमूत्र की स्प्रे करते हैं, कुछ खट्टी लस्सी की करते हैं, कुछ नीम ऑयल की करते हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। मगर आप केमिकल में अगर आप इसको ट्रीट कर रहे हैं तो जो फ्लुंडामाइड मैंने अभी पियर के लिए बताई, इसको आप स्प्रे कर सकते हैं। इसकी एक खूबी ये है कि ये आपकी माइट को बढ़ावा नहीं देती है। तो एक इंसेक्टिसाइड डालना हमारे लिए भी, कई लोग मेलाथियोन भी डालते हैं, बहुत सारे टेक्निकल आते हैं, मगर जो क्लोरोफोरिफॉस या अदर कैटेगरी के इंसेक्टिसाइड है इससे आप बचे थोड़ा सा, क्योंकि ये माइट को बढ़ावा ज़्यादा देता है बहुत जल्दी आने के लिए। तो जो अंडे हो गए माइट के वो बहुत जल्द हैच हो जाएगी। और जो इसके बाद एक और जो ये सिस्टेमिक फंगेसाइड, इसका क्या काम है, पाउडरी मिल्ड्यू, जो ऑर्चर्ड में पाउडरी मिल्ड्यू लगी होगी इसको ये काफ़ी हद तक कंट्रोल कर देता है, सिस्टेमिक फंगेसाइड। इसके साथ साथ एक न्यूट्रिशन भी आपको फॉलियर के माध्यम से देनी पड़ेगी, जिसमें आपको लगभग NPK का भी ध्यान रखना पड़ेगा, माइक्रो और मैक्रो दोनों तरह की न्यूट्रिशन देनी पड़ेगी। इस वक्त मैं जो अपने ऑर्चर्ड में डाल रहा हूँ ये 16-16-12 करके एक माइक्रो न्यूट्रेंट्स है। इसमें हमारे अन्य सभी प्रकार के सूक्ष्म और अति सूक्ष्म सभी तरह के न्यूट्रिशन है। ये एक बैलेंस न्यूट्रिशन देने की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें हमारे नाइट्रोजन 16%,
पोटाशियम 16%, 12%, बोरॉन 1%, कैल्शियम 2 फॉर्मेशन में, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम 2 तरह का इसमें, मैग्नीशियम है, जिंक है। तो ये जो बैलेंस न्यूट्रिशन है इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, अगर मैं आपको बागवान भाइयों दिखाना चाहूँगा, आप देखिए ये पत्ते आ चुके हैं और मेरे ऑर्चर्ड में आप अगर पत्तों का साइज़ देखेंगे तो ये लगभग मेरे हाथ के बराबर पहुंचने वाला है। ये लगभग 5-1 इंच का पत्ता होगा। इसको अगर आप देखेंगे अभी स्टार्टिंग फेज पे तो ये हल्का सा पीला होता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल की थोड़ी सी कमी है। तो जो आप जिंक या मैग्नीशियम टाइप में स्प्रे करते हैं वो क्लोरोफिल को बढ़ाता है। तो जो सारा रोल है वो क्लोरोफिल का है, क्योंकि भोजन जो बनेगा वो सारा क्लोरोफिल से बनेगा। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और ऑब्जर्व करते होंगे ऑर्चर्ड में, लगभग यहाँ पर ग्रीन रोजी एफिड छोटे छोटे से कीड़े आप देखेंगे ब्लैक कलर से, और चींटियाँ वहाँ पे रन करती है। बेसिकली बहुत सारे लोगों के अंदर एक दुविधा का विषय बना होता है कि भाई चींटियाँ पेड़ों में लगी है। बागवान भाइयों, चींटियाँ कोई डैमेज नहीं करती, ये हमारी मित्र कीट होती है। जो यहाँ ग्रीन रोजी एफिड लगे होंगे छोटे छोटे कीड़े, वो एक तरह का पदार्थ छोड़ते हैं, मीठा पदार्थ। तो जो चींटियाँ होगी वो उसको खाने आती है, वो आपको डैमेज नहीं करती। जो इंसेक्टिसाइड की स्प्रे मैं करने को बोल रहा हूँ अभी, उससे क्या होगा, वो ग्रीन रोजी एफिड खत्म होगा, फ्रूट बोरर भी खत्म होगा हमारे। इसके साथ साथ जो बहुत ही खतरनाक तरह की चीज़ हमारे ऑर्चर्ड में आती है, वो आती है हमारी माइट। आपको तैयार रहना पड़ेगा, इमीडिएट पीनट के आसपास ही आपको माइटीसाइड की स्प्रे करनी है। माइटीसाइड आप एक्रीसाइड उस पर फॉर्मेशन में करें, क्योंकि आजकल बहुत महंगे मॉलिक्यूल्स मार्केट में आ चुके हैं और वो इतना असर करते नहीं है जितनी उसकी कीमत है। तो आजकल 200-250 की रेंज में आपको बहुत अच्छे माइटीसाइड, माइट को आप नज़रअंदाज ना करें बागवान भाइयों। जितना पत्तों के ऊपर क्लोरोफिल होगा, माइट उसको खाने आती है। अगर उसने माइट ने क्लोरोफिल चाट दी या खा ली तो आपके फ्रूट क्वालिटी पे बहुत ही दुष्प्रभाव पड़ेगा, पौधों की ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा और समय से पहले आपके पत्ते झड़ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें आएगी। तो इसीलिए आपको इनकी तैयारियां करनी होगी। आने वाले टाइम में ज़रूरत के हिसाब जो भी आपको या बीमारियों से अवगत कराता रहूँगा। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा आपका ध्यान अपने फ्रूट पे भी डलवाना चाहूँगा। ऑलमोस्ट ये पीनट साइज़ के आसपास पहुँच चुका है हमारा फ्रूट, काफ़ी बड़ा हो चुका है फ्रूट। और जो इस साल की क्रॉप है, अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी क्रॉप लगी है इस साल। अभी फ्रूट थिनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि किंग ब्लूम क्या होता है। अगर आप किंग ब्लूम की खूबी देखेंगे तो बागवान भाइयों, आप देखेंगे इस बीमे में 5 फ्रूट लगे। अगर आप ये सेंटर वाला देखेंगे, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, जबकि हरे परे वाले छोटे हैं। जो आपके सेंटर का फ्रूट होता है, आप देखेंगे इसको सेंटर में उगा है, ये किंग ब्लूम है। हमेशा किंग ब्लूम सबसे पहले खिलता है, इसीलिए इसकी साइज़ और क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। जिस दिन आप फ्रूट थिनिंग पे जाते हैं या किंग ब्लूम की बात होती है, तो जब आप फ्रूट थिनिंग करेंगे तो आप इन साइड वाले फ्रूट्स को काट लेंगे या तोड़ देंगे इस तरीके से। जैसे ही आपने ये फ्रूट कट डाउन किए, आप देखें नेचुरल सी लेयर बनी है फ्रूट के ऊपर, बहुत ही शानदार। और फ्रूट लॉन्गेशन आप देखेंगे, फ्रूट क्वालिटी आप देखेंगे तो अभी से इम्प्रूव हो चुका है ये फ्रूट। ये देखिए, ये 5 लोब की ओर जा चुका है। और बहुत सारे लोगों को रस्टिंग की प्रॉब्लम, अगर आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को अभी पीछे रस्टिंग दिख जाएगी, मतलब आपकी प्रैक्टिस में कहीं प्रॉब्लम है, आपने कोई गलत चीज़ की है जिसकी वजह से डैमेज। आजकल कोई ऐसी गलत स्प्रे ना करे बागवान भाइयों, इतना सा छोटा फ्रूट है, अगर ये डैमेज हो गया तो रस्टिंग आ जाएगी।
अभी आप बड़े अच्छे तरीके से दवाइयों का चयन करें, विशेषज्ञों की सलाह लें, अपने नज़दीकी जो भी आपके हॉर्टिकल्चर विभाग है वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनकी ज़रूर सलाह लें हमेशा कोई स्प्रे करने से पहले। बाकी आप हम जैसे बागवानों से भी साझा कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। तो ये जो फ्रूट थीनिंग है इसमें एक ध्यान रखने वाली बात आ गई है कि कैसे काटेंगे। बहुत सारे लोग इस डंडी को बिल्कुल नीचे से काट देते हैं या ऐसे तोड़ देंगे। कभी भी इसको तोड़ना नहीं है बागवान भाइयों, नहीं तो यहाँ नीचे डैमेज हो जाएगा। जो फ्रूट का ऊपर का भाग है सिर्फ ऊपर से यहाँ से कट करना है, आप कैंची से करो चाहे हाथ से करो, तो ये धीरे धीरे सूखनी शुरू होगी और ये झड़ जाएगी। तो ये किंग ब्लूम आप रखेंगे तो इसमें बेहतर क्वालिटी आपको मिलेगी। आप सेम चीज़ यहाँ भी देख सकते हैं। आप सेंटर का फ्रूट देखिए कितना बड़ा हो चुका है, और आप इस बड पे भी देखेंगे ये वाला किंग ब्लूम है, आप देखेंगे अरे परे के बिल्कुल वीक हो चुके हैं। दो तो ड्रॉपिंग के लिए मगर दो ड्रॉप नहीं होगी, इसलिए हमारा जो किंग ब्लूम है वो सेंटर का जो दाना होगा वो किंग ब्लूम का फ्रूट है हमारे। और एक अच्छी प्रूनिंग प्रैक्टिस का आप नतीजा देखेंगे कि एक सिंगल ब्रांच में बहुत ही अच्छी क्रॉप के साथ साथ टिल लेंथ तक देखिए आप। कुछ प्लांट्स बहुत लेट फ्लावर हुए थे, उसमें फ्रूट साइज थोड़ा सा अभी आपको छोटा दिखेगा। फ्रूट क्वालिटी देखिए आप। फ्रूट लॉन्गेशन, रोज़ चर्चा का विषय बना हुआ है पीजीआर। आज आप पीजीआर की क्वालिटी देखिए। तो बागवान भाइयों, मुझे लगता है कि आज के जो विषय हमने चुने हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी चीज़ों पर फोकस करेंगे, अपने बागीचों में रहेंगे और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, मैं भूल चुका था, कई जगह आपको लगभग ऐसे ऐसे पत्ते दिखेंगे आजकल, थोड़े डॉटेड, रेड डॉट, कोई पीले। तो बहुत सारे कंपनीज वाले आजकल क्या कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि स्कैब आ गई। अभी बागवान भाई स्कैब नहीं आए। पहले अगर आपने स्कैब चेक करनी है अपने गूगल पे जाइए, स्कैब लिखिए, एप्पल स्कैब, उस पर शो हो गए सिम्टम्स पत्तों पे या फ्रूट पे कैसा होता है स्कैब। पहले आपने ये देखना है, कंपनीज और दुकानदार के बहकावे में आप लोग बिल्कुल ना आए। ये बेसिकली जो अभी मुड़न है ये क्लोरिटिकली लीफ कर्ल वायरस है, और एक जो येलो कलर में पीले जैसे दाग स्पॉट पड़ते हैं वो मोज़ैक वायरस है। इन दोनों वायरस का आज तक कोई इलाज नहीं है पूरी दुनिया में। इसके लिए आपको पौधा ही अपरूट करके ख़त्म करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। मगर आप ऐसी झांसे में ना आए किसी कंपनीज के कि स्कैब आ गई या किसी तरह की बीमारी आ गई है। और कभी भी बिना मतलब की कोई स्प्रे ना करे, पहले मॉनिटरिंग करिए। अगर कंट्रोल थोड़े से हो सकता है या बीमारी एक बगीचे पौधे में है तो एक पौधे को ट्रीट कीजिए, पूरे बगीचे को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन चीज़ों से आप दूर रहे और अपने बगीचों की मॉनिटरिंग ज़रूर करें। आजकल का बहुत ही महत्वपूर्ण वक्त है सेल डिवीज़न का, क्योंकि वो आगे साइज़ और क्वालिटी डिपेंड करेगी जो आप यहाँ पर सेल डिवीज़न के लिए जो जो चीज़ें डालेंगे। तो बागवान साथियों, आपने देखा कि श्री डिम्पल पांचटा जी ने हमें नाशपाती और सेब में आजकल आने वाली बीमारियों एवं समस्याओं के बारे में हमें जानकारी दी, और साथ ही साथ समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें गाइड किया कि हमें क्या करना चाहिए। आशा है आज का वीडियो आप सभी बागवानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा।
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पर प्रेस करें। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाया करेगी। हम समय समय पर बागवानी से संबंधित वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो बागवान साथियों, आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।